डिलीवरी के करीब एक प्रेग्नेंट औरत पर बिजली गिरने से दुखद घटना हुई। मरने से पहले उसने एक अजीब बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पूरी तरह से गोरा था, उस पर एक भी बाल नहीं था। डॉक्टरों ने शुरू में बच्चे को एल्बिनिज्म बताया। पिता इस बात को मान नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। आखिरकार उन्होंने बच्चे को छोड़कर जाने का फैसला किया। हालांकि बच्चे को ये महसूस हुआ, वो दिल दहला देने वाली आवाज़ों से रोने लगा और उसके दिमाग की तरंगों में एक बड़ा बदलाव आया जो कागज की पूरी शीट पर फैल गई। इसका मतलब था कि बच्चे में जन्म से ही बहुत ज्यादा दिमागी ताकत थी। बाद में लड़के को उसके दादा ने गोद ले लिया, जिन्होंने उसके अजीब दिखने की वजह से उसे बेसमेंट में बंद रखा और उसे कभी भी बाहरी दुनिया से मिलने नहीं दिया। 18 साल बाद दादा की अचानक मौत हो गई और पुलिस ने मामले की जांच करते हुए लड़के को बेसमेंट में पाया। वो एक अंधेरे कोने में छिप गया, बाहर आने को तैयार नहीं था। साइकोलॉजिस्ट जेसी ने धीरे से उसे हिम्मत दी। आओ, तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाएगा वो सह लो। लड़के ने धीरे धीरे अपनी सावधानी कम की, जेसी के हाथ में हाथ रखा और अंधेरे से बाहर निकल गया। लड़के को देखकर जेसी और पुलिस वाले एकदम हैरान रह गए। उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन के नीचे अभी भी कोई बाल नहीं था और उसकी आंखें गुलाबी थीं। उसने बताया कि उसका नाम जियाओ डे है। वो कभी बेसमेंट से बाहर नहीं निकला था और वो कभी स्कूल नहीं गया था। हालांकि बातचीत से जेसी को जियाओ डे साफ साफ बोलने वाला और अच्छे व्यवहार वाला लगा, बिल्कुल भी अनपढ़ जैसा नहीं। बेसमेंट को किताबों से भरा देखकर उसने यूं ही एक अनजान किताब उठाई और जियाओ डे से पूछा, क्या तुम भी ये पढ़ते हो? जियाओ डे ने जवाब नहीं दिया, बल्कि जेसी से रैंडमली एक पेज चुनने को कहा। जेसी ने यूं ही पेज 216 कहा और फिर जियाओ डे ने उसे याद से सुनाना शुरू कर दिया। पूरा पेज एकदम सही याद कर लिया। जेसी हैरान रह गया। जियाओ डे ने कहा कि वो शेल्फ पर रखी हजारों किताबें याद से सुना सकता है। उस पल जेसी को एहसास हुआ कि ये लड़का जीनियस है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जबरदस्त इंटेलिजेंस जियाओ डे की सिर्फ एक काबिलियत थी। जब वो बाहर गया तो आसपास की सभी गाड़ियों ने अपने आप हॉर्न बजा दिए और लोग डर के मारे चीखने लगे। शेरिफ ने ये भी देखा कि जियाओ डे के घर की छत बिजली की छड़ों से ढकी हुई थी। फिर उसके सबऑर्डिनेट ने उसे बताया कि फोरेंसिक एग्जामिनर ने जियाओ डे के दादाजी के शरीर की जांच की थी और पाया कि उनका पूरा शरीर बिजली से चार्ज था। इससे शेरिफ को शक हुआ कि जियाओ डे अपने दादाजी की मौत में शामिल था। इसके बाद जियाओ डे और जेसी अनाथालय पहुंचे, जहां बेघर और परेशान टीनेजर्स रहते थे, जिनकी पर्सनैलिटी खराब थी और जो कमजोरों को परेशान करते थे। ये सोचना आसान है कि जियाओ डे अपने अजीब दिखने के कारण कैसा बर्ताव करता होगा। लंच के समय एक बदमाश इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जियाओ डे का मजाक उड़ाना शुरू किया, पूछा कि क्या वो कैंसर कैंप से आया है, ये कहते हुए कि वो वैम्पायर जैसा दिखता है, और यहाँ तक कि जियाओ डे को बेइज्जत करने के लिए उसकी नाक पर चम्मच लटकाने के लिए भी मजबूर किया। हर कोई एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो गलत इंसान से पंगा ले लेंगे। जियाओ डे थोड़ा मुस्कुराया, चम्मच लिया और धीरे से अपनी उंगलियों के बीच रगड़ा। फिर सच का पल आया, एक ऐसा सीन जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ था। लंच बॉक्स में आखिरी चम्मच सीधा खड़ा था और वो खुद टेबल पर चढ़ गया, सबको हैरान करते हुए आगे बढ़ा। बदमाशों की हंसी बंद हो गई। हाँ, ये जियाओ डे की दूसरी सुपर पावर थी, मैग्नेटिज्म। हर कोई जानना चाहता था कि इस अनोखे लड़के में और क्या काबिलियत है, इसलिए जेसी उसे चेकअप के लिए ले गया। उन्होंने पाया कि बाल ना बढ़ने और धूप से डरने के अलावा बाकी सब नॉर्मल था। जेसी ने जियाओ डे को नीले कॉन्टैक्ट लेंस दिए और उसे स्कूल में एडमिशन दिलाया, इस उम्मीद में कि वो पढ़ लिखकर जल्दी समाज में घुल मिल जाएगा। लेकिन अचानक उसकी पहली फिजिक्स क्लास में मुसीबत आ गई। क्लास के दौरान लड़का अपने आप को रोक नहीं सका। उसने डेस्क को कसकर पकड़ लिया, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और फिर उसके सामने रखा पेन अपने आप घूमने लगा। पता चला कि टीचर एक इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने मशीन में करंट के साथ रिएक्ट किया था। जब तक टीचर को ये अजीब बात पता चली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक करंट निकला जो भीड़ से गुजरते हुए जियाओ डे के दिल तक पहुंचा, लेकिन करंट लगने के बजाय वो जोर से खींच गया। फिर दूसरा करंट लगा और जियाओ डे दोनों करंट से हवा में उठ गया। ये उसकी तीसरी सुपर पावर थी, बिजली खींचना। इस सीन ने फिजिक्स टीचर की समझ को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने तुरंत रिएक्ट किया, एक लकड़ी की कुर्सी उठाई और मशीन को तोड़ दिया, जिससे करंट रुक गया। जियाओ डे जमीन पर पड़ा था, उसके शरीर से सफेद धुआं निकल रहा था
उसके टीचर उसे देखने दौड़े और उसे हॉस्पिटल ले गए। हैरानी की बात है कि डॉक्टर ने कहा कि ज़ियाओडे को कोई चोट नहीं आई थी, उसमें करंट लगने का कोई निशान नहीं था। स्कूल में बहुत सारे एक्सपर्ट उसका इंतजार कर रहे थे। हर कोई उसकी फिजिकल कंडीशन देखकर हैरान था और उससे और भी सरप्राइज जानना चाहता था। एक एक्सपर्ट ने उसे बताया कि टेस्टिंग के बाद वो इंसानी इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट इंसान था। फिर उसने ज़ियाओडे से कई सवाल पूछे, लेकिन ज़ियाओडे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने विशेषज्ञों की आंखों में अधिक संदेह और अस्वीकृति देखी, और दूसरे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई राक्षस हो। उस समय ज़ियाओडे बस घर जाना चाहता था, वापस उस तहखाने में, लेकिन किसी ने उसे इजाजत नहीं दी। जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस ने उसे रोक लिया। सभी ने दावा किया कि वे उसकी मदद कर रहे हैं, कि वे ये उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य उसके माध्यम से अज्ञात का पता लगाना था। उन पाखंडी मनुष्यों के मुकाबले ज़ियाओडे जानवरों के साथ रहना पसंद करता था। लेकिन एक दिन उसने एक मोटे पुलिस वाले को जंगल में एक हिरण का क्रूरता से शिकार करते देखा। मरते हुए हिरण को देखकर पुलिस वाले ने बेशर्मी से दावा किया कि उसका निशाना एकदम सही था और हिरण को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ज़ियाओडे का दिल टूट गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी चौथी महाशक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार। दर्द, डर और निराशा हजारों तकलीफों जैसी लग रही थीं। इस सुपर पावर को टेलीपैथी कहते थे और ट्रांसमीटर के तौर पर ज़ियाओडे को भी ये दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसका दिल हिरण के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा दया से भरा था। उसके बाद से उस मोटे पुलिस वाले ने फिर कभी शिकार नहीं किया, शिकार की राइफल को हाथ भी नहीं लगाया। शेरिफ को ये पता चलने पर उसने ज़ियाओडे से मदद मांगी। पता चला कि शेरिफ की पत्नी सालों से पैरालाइज्ड थी, बोल या हिल नहीं सकती थी, और वो हर पल दर्द से तड़पता रहता था। भले ही उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, वो बिना किसी वजह से उससे चिपका रहा, जाने को तैयार नहीं था। शेरिफ जानना चाहता था कि उसकी पत्नी क्या सोच रही है, इसलिए उसने ज़ियाओडे से मदद मांगी। ज़ियाओडे बिस्तर के पास गया और धीरे से अपना हाथ उस औरत के माथे पर रखा। उसके मन की बातें समझ गया। पता चला कि जाने में उसकी हिचकिचाहट शेरिफ और उसके बेटे के रिश्ते की चिंता की वजह से थी। सालों से उनका रिश्ता अजनबियों की तरह तनावपूर्ण था। उसकी पत्नी को उम्मीद थी कि वे सुलह कर लेंगे ताकि वे एक दूसरे का साथ दे सके और उसके जाने के बाद भी दोनों में से कोई अकेला महसूस न करें। शेरिफ रोते हुए मान गया। फिर उसकी पत्नी हमेशा के लिए उसकी बाहों में सो गई। उसका बेटा खबर सुनकर दौड़ कर आया और अपने पिता की नम आंखों को देखकर तुरंत सब कुछ समझ गया। उसने डैड शब्द कहा, एक ऐसा शब्द जो उसने सालों से नहीं कहा था, और दोनों कसकर गले लग गए। ज़ियाओडे ये दिल को छू लेने वाला सीन देखकर गहरी जलन महसूस कर रहा था। उस पल उसे अपने होने का मतलब समझ में आया, लोगों के बीच बातचीत का एक पुल बनना। ये सोचकर उसे अब बाहरी दुनिया से इतनी नफरत नहीं रही और उसने उस लड़की से बातचीत भी शुरू कर दी जिसे वो पसंद करता था। ये लड़की स्कूल में अकेली थी जो ज़ियाओडे के साथ भेदभाव नहीं करती थी। अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए ज़ियाओडे ने लड़की की हथेलियां ऊपर की ओर करवाईं और उसने उसे सिर्फ अपनी उंगलियों से छुआ। लड़की को तुरंत अपने शरीर में करंट दौड़ता हुआ महसूस हुआ। अब वे एक दूसरे के विचारों को महसूस कर सकते थे। उन्होंने एक दूसरे से ऐसे बात की जैसे दो पुराने राजदार हों। लेकिन जैसे ही वे पास आए, लड़की का पिता अचानक आ गया। उसने ज़ियाओडे का कॉलर पकड़ा, लगातार उसकी बेइज्जती की और बुरा भला कहा। उसे राक्षस, कचरा और अपनी बेटी से दूर रहने को कहा। बस ऐसे ही ज़ियाओडे के प्यार की लौ जलने से पहले बुझ गई। अनाथालय वापस आकर उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया। इस जगह को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसका सामना फिर से गुंडों के गैंग से हुआ। उन्होंने उसकी टोपी छीन ली, उसे बाहर खींचा, उसे नंगा कर दिया और उसे बेइज्जत करते रहे। ज़ियाओडे की भावनाएं टूटने की हद तक पहुंच गईं। अचानक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज आई और गुंडों के हार और झुमके बेकाबू होकर उड़ने लगे। ज़ियाओडे आखिरकार गुस्से में आया, गुंडों को उड़ा दिया और गुंडे की सांस रुक गई। गुंडे घबरा गए, लेकिन ज़ियाओडे चुपचाप आगे बढ़ा। उसने अपने हाथों को डिफाइब्रिलेटर की तरह इस्तेमाल किया और अपने शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट का इस्तेमाल करके बदमाश पर सीपीआर किया। आसपास के लोग डर गए और उसे तुरंत रोकने को कहा। तभी बदमाश जाग गया और ज़ियाओडे ने उसे होश में लाया। ज़ियाओडे फिर अपने पुराने घर बेसमेंट में लौटा, जहां वो 18 साल से रह रहा था, लेकिन वो खाली था।
वो एक कुर्सी पर उदास बैठा था। उसी समय साइकोलॉजिस्ट जेसी आया। उसे ज़ियाओडे को बेहतर जिंदगी दिए बिना ले जाने का पछतावा हो रहा था। उसने ज़ियाओडे के लिए एक ज्यादा सही जगह ढूंढने का वादा किया, लेकिन क्या ऐसी कोई जगह थी भी? फिर पुलिस आई, जो बदमाश की हरकतों की वजह से ज़ियाओडे से पूछताछ करना चाहती थी। लेकिन तभी दूर से बिजली कड़कने की आवाज आई। ज़ियाओडे, जो हमेशा बिजली से डरता था, अब डर नहीं रहा था। उसने शेरिफ से कहा, भले ही तुम्हारी पत्नी चली गई है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं है, वो हर कोने में है। ये सुनकर शेरिफ मुस्कुराया और आखिरकार ज़ियाओडे को जाने देने का फैसला किया। उसी पल फिर से बिजली कड़कने लगी और ज़ियाओडे जैसे बुलाया गया हो दूर भागा। उसकी बाहें फैली हुई थीं, उसकी बर्फ जैसी सफेद स्किन उसके साफ दिल को दिखा रही थी। आसमान ने उसकी हालत समझ ली थी और उसे आसमान से जोड़ने के लिए बिजली गिरा दी। उस पल वो ठंडी निगाहें, अकेलापन, बदमाशी, उस सब को भूल गया। उसका पूरा शरीर एक चमकती रोशनी से चमक रहा था। जब वो काले बादल की ओर भागा, उसकी आखिरी मंजिल बस सामने थी। आखिर में एक चमक के साथ ज़ियाओडे गायब हो गया। 18 साल पहले बिजली का एक बोल्ट उसे धरती पर लाया था। 18 साल बाद वो उसी तरह चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो धरती पर खोया हुआ एक फरिश्ता था, लेकिन लोगों ने उसकी कद्र नहीं की। उसके बाहरी रूप से डरते थे, उसके दिल को कभी नहीं समझा, जो उसके शरीर जितना ही साफ था। वो कभी दुनिया से दागदार नहीं हुआ था। अनगिनत बार बदसूरती का सामना किया था, फिर भी दया दिखाने को तैयार था। लेकिन अजीब बात है कि दुनिया उसका होना बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए वो खूबसूरत फरिश्ता सिर्फ स्वर्ग लौट सका, अपनी सही आज़ादी को अपनाते हुए।